नमस्कार। आज भावगंगा के 315वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की भावगंगा मुझे ये था कि छत पे ही करना है, पेड़ के नीचे ही करना है, पेड़ के सानिध्य में ही करना है, तो अभी घंटे भर पहले यहाँ आ गया इसे करने के लिए। जैसे ही पूरा सा यहाँ सेट किया, सुबह से ही बादल थे, खूब अच्छी हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही सेट किया बूंदाबांदी शुरू हो गई, सब कुछ कमरे में ले गया। खूब तेज बारिश भी थोड़ी देर के लिए हुई। फिर जब बारिश ख़त्म होने लगी तो फिर सब कुछ बाहर लाया, यहाँ सेटअप किया। और इस दरमियान बादल तो हैं आसमान में, लेकिन बीच बीच में खूब तेज धूप भी हो रही, जैसे अभी खूब तेज धूप हो रही है। ये तेज धूप अभी फिर बादल होगा, तो मैंने सोचा कि भले ही थोड़ी देर हो गई है, भावगंगा आज ज़रूर होनी चाहिए। और जब इसमें रुकावट होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और उत्साहित करती हैं। और जैसे आशुतोष जी ने लिखा पिछले अंक के बारे में, यह अंक भी बहुत बढ़िया है सर। आजकल लाइव नहीं सुन पा रहा हूँ, आज प्राणायाम करते हुए सुन रहा हूँ। सादर प्रणाम सर। आप लोग सुनिए और अच्छा लगता है। और आज की भावगंगा अभी अभी सुना, भाव विभोर हो गया। कविता की यह पंक्ति, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो ले लो औरों का भी, कभी यह नुस्खा भी आजमाना भाई। यह तो सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष की सोच हो सकती है, और शायद इसीलिए आपका नाम गिरीश है। आगे इसका पर्याय शब्द योगेश्वर और भूतेश्वर, आज की गंगा में उसकी भी झलक दिखाई दी। तभी तो सूरज, चांद, धरती, नदियां, वनस्पति, जीव और मानव सबसे जुड़ाव, यानी योग की बात आप हमेशा कहते हैं। और फिर पंच तत्वों के बचाव के लिए हमेशा सजग करके भूतेश्वर भी साबित हो जाते हैं। सुनकर खुशी है कि बच्चों के लिए आप माँ और पिता दोनों ही हैं, यह आपने खुद कहा है। इसलिए उपरोक्त मेरा दर्शन जो आपके लिए है वो सिद्ध होता है। धन्यवाद भुवनेश्वर जी, आपने विस्तार से ये बात रेखांकित की। और एक बहुत बड़ी हमारे शिक्षा में, व्यवस्था में या लोकतंत्र देश को बनाने की प्रक्रिया में हमारे चिंतकों द्वारा रह गया कि उन्होंने न तो लोकतंत्र को के बारे में जन जन तक बताया, लोकतंत्र का वो जो महान ग्रंथ संविधान है उसके बारे में लोगों को बताया, न व्यवस्था के बारे में लोगों को बताया। अगर कोई किसी प्रोफेशनल में चला गया तो उसी प्रोफेशनल को ही वह पढ़ता हुआ रह गया और विषय में नहीं रह गया। मनुष्य को पहले मनुष्य होने के बारे में पूरा जानना चाहिए। मनुष्य होने के लिए जो जो जरूरतें हैं शिक्षा में, वह मिलना चाहिए। वह धरती से भी कैसे जुड़ा रहे, परिवार से भी कैसे जुड़ा रहे, समाज से भी कैसे जुड़ा रहे, व्यवस्था को बनाने में उसकी क्या भूमिका हो, व्यवस्था से भी उस जुड़ा रहे, धरती से जुड़ा रहे, पेड़ पौधों वनस्पतियों से जुड़ा रहे, मिट्टी से जुड़ा रहे। हर व्यक्ति में यह होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो फिर वह मनुष्य नहीं है। मनुष्यों के अलावा जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं वह सब सबसे जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य इवोल्यूशन में सबसे बाद का है, उसमें बुद्धि अधिक है, तो बुद्धि का ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए। और जंतु अपने इंटेलिजेंस उनमें जो है उसके अनुसार व्यवस्था चलाने का या ज्यादा कंट्रोल करने की बुद्धि मनुष्य में आ गई है, जो उनमें नहीं है। जो बुद्धि मनुष्य में है उसका सकारात्मक इस्तेमाल करे, सबसे जुड़ाव के साथ।
अभी मनुष्य सबका सकारात्मक, उस बुद्धि का सकारात्मक इस्तेमाल सबके जुड़ाव के लिए नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए कर रहा है। और चूंकि सब लोग अगर अपने बुद्धि का इस्तेमाल सकारात्मक करने लगे, तो अगर एक दो लोग अहंकार के लिए या अपने लाभ के लिए करेंगे तो नहीं चल पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं आएगा। लेकिन जब अधिकांश लोग शिक्षा न होने की वजह से, अपनी आंखें बंद होने की वजह से और न विचार करने की वजह से अपना भाग्य दूसरे लोगों को सौंप देते हैं, तो बड़ी खतरनाक स्थितियां आ जाती हैं। इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश, इतने तपस्याओं, इतनी साधनाओं, इतनी कुर्बानियों के बाद धरती पर जो लोकतंत्र आया वह निरर्थक हो जाता है अगर लोग आंख खोल करके व्यवस्था के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं या सही तरह से चुनाव नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में एक डॉक्टर नफीस हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनका जो मैसेज है वो यही दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर हो गया है तो वह व्यवस्था को नहीं समझ रहा है, बेसिक चीजें जो व्यवस्था की हैं वह नहीं समझ रहा है, पूंजीवाद नहीं समझ रहा है। जैसे मैंने कहा था, पूंजीवाद बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों के हाथ में धन का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो यह बहुत बुरा होगा। बाकी लोग जो गरीब हैं और गरीब होते चले जाएंगे, जो संसाधनहीन हैं वो और संसाधनहीन होते चले जाएंगे, और हमारे प्रकृति का दोहन जरूरत से ज्यादा होने लगेगा, प्रकृति को नष्ट करने लगेंगे, मिट्टी को नष्ट करने लगेंगे, तो बढ़ा लोगों का धन का केंद्रीकरण ही सर ऊपर हो जाता है, तो उस धन के आधार पर व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने लगते हैं, पैसे का आधार। दुखद बात है, उससे बचने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी आंखें खोल करके हम व्यवस्था को चुनें और चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझें। तो जो डॉक्टर नफीस ने, जब मैंने ये कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था से हमको बचना है, हमको अपने लोकतंत्र को बचाना है, संसाधनों का इस्तेमाल जनता के लिए हो वह करना है। इसके लिए मैं संविधान का वो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए इस्तेमाल हो और अहितकारी संकेंद्रण न हो, कुछ लोगों के हाथ में वो संकेंद्रित न हो जाए। पूंजीवादी व्यवस्था का जस्ट सबके कल्याण का की बात अपने संविधान में कही गई है, और नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थाओं के लिए दोनों तरह की, चाहे वो चुनी हुई व्यवस्था हो या जो ऑफिसर्स हों, दोनों के लिए जरूरी है कि वो इस पर काम करें कि धन का इस्तेमाल, संसाधनों का इस्तेमाल देश के या धरती के सबके कल्याण के लिए हो और उन संसाधनों के कल्याण के लिए भी हो। अगर हम मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी का तो सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल हो ही, मिट्टी भी बची रहे, मिट्टी के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल हो, यह हमारी ड्यूटी है। और अगर नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकारें काम न कर रही हों या चुने हुए प्रतिनिधि के डायरेक्शन में, निर्देश में जो ऑफिशियल्स हैं, जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन जो कार्यपालिका है वह काम नहीं कर रही हो, तो हमको
वोट देते समय आंख खोल करके ऐसे लोगों को चुनना है कि जो चुने जाने के बाद लोक कल्याण के लिए काम करें, लोक और प्रकृति के कल्याण के लिए काम करें। प्रकृति का कल्याण यह भी संविधान में लिखा हुआ है। वो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो उसमें है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राण मात्र के प्रति दया भाव रखे। यह सब देश के पहले कानून हैं। संविधान देश का पहला कानून है। लेकिन जब संविधान नहीं बताएंगे, लोग संविधान नहीं जानेंगे, खुद भी कोशिश करके उन्हें जानना चाहिए। अगर वो सशक्त होना चाहते हैं, अगर वो मनुष्य के रूप में जीना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जानेंगे तो अनभिज्ञ रहेंगे और बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार रहेंगे। जैसे कि नफीस जी ने पूंजीवाद का दूसरा ही अपना स्वरूप, अपना एक अलग परिभाषा बना ली और उसके आधार पर पिछले हमारा जो इस पे चर्चा थी उसके बारे में कुछ लिखा। आपने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया है क्या, या क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आपने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया है। गलत कहा, मतलब उन्होंने कहा कि आपने ये बात गलत कही है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट आई थिंक, पूंजीवादी व्यवस्था ही रियल डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। अब पूंजीवादी व्यवस्था ही रियल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इससे बड़ी गलतफहमी किसी व्यक्ति में क्या हो सकती है, और अगर फिर वो डॉक्टर भी हो। तो इसलिए और जरूरी है कि हर व्यक्ति कम से कम संविधान तो पढ़ ले। वो जीने का रास्ता आ जाएगा, उसका आंख खुल जाएगा। लोकतंत्र और पूंजी वाली व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। शायद नफीस जी को यह गलतफहमी होगी या हुई है, जो कि उनके आगे की बातों को पढ़ने से लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का उनको लगा कि सारी पूंजी जनता की है। अगर यह हो जाए तो यह पूंजीवादी व्यवस्था नहीं कही जाएगी, यह तो सर्व कल्याण की बात है। यह तो है ही, यही तो लोकतंत्र है कि सारी पूंजी जनता की है। पूंजीवाद तब कहा जाता है जब कुछ लोगों के हाथ में इतना धन आ जाए कि वह एक नए तरह का वाद क्रिएट करते उनके फेवर में। कुछ लोगों के हित के लिए एक नई व्यवस्था गढ़ दी जाए, जिनके हाथ में पूंजी हो, उनके हक में, उनके हित में, उनके स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनकी अहंकार पूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था, एक नया वाद तैयार कर दिया जाए, तो एक नया तंत्र तैयार कर दिया जाए, तो उसे पूंजी तंत्र कहते हैं। यह तो जनतंत्र है, तो है ही, लोकतंत्र तो है ही कि जो कुछ है देश में वह जनता का है, उसका जनता के कल्याण के इस्तेमाल होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र और पूंजीवाद दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के गलतफहमियों के शिकार होंगे। बाद में मैंने फोन करके विस्तार से डॉक्टर नफीस को समझाया कि आप अपनी इस गलतफहमी को भी दूर कर लीजिए कि पूंजीवाद और लोकतंत्र एक ही है। उनको ये लगता है पूंजीवाद और लोकतंत्र एक ही है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं उनसे बात भी किया, और वो जाहिर सी बात है, जब इतने पढ़े लिखे हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, समझा ही नहीं, और ना कभी पढ़ाई के दौरान कभी इस तरह से चीजें क्लियर की गई जनता के। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट आई थिंक, पूंजीवादी व्यवस्था ही रियल डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। जनता के लिए व्यवस्था, जनता द्वारा, न कि सरकार द्वारा। अब जनता द्वारा न कि सरकार द्वारा, यह भी अपने में गलत है। सरकार क्या है? जनता ही सरकार है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार है और जनता की आवाज ही संविधान है।
फैसले जनता के द्वारा हों, न कि सरकार द्वारा, यह अपने में फिर एक विरोधाभासी स्टेटमेंट है, या गलत स्टेटमेंट है, या अलोकतांत्रिक स्टेटमेंट है। सरकार हमेशा जनता की ही है और जनता ही सरकार है। लोकतंत्र गणराज्य जनता का ही राज्य है। और इसको मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि संविधान ने बार बार इसको, पूरे संविधान में अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता जनता के पास है, सरकार जनता के पास है। सरकार ही, जनता ही सरकार है और सरकार जनता है, न कि नेता। जनता ही सरकार है। और 3 तरह की जो सरकारें हैं, सबसे नीचे पायदान पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, गांव पंचायत, नगर निकाय, फिर उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा। तो प्रैक्टिकली जहां जनता एक साथ बैठ सकती है, वहां तो जनता बैठ करके खुद फैसला करे। इसीलिए गांव पंचायतों में यह प्रावधान है कि जनता खुद बैठे और फैसला करे। सारे फैसले जनता को लेने हैं कि किस विधवा को पेंशन मिले, किस गरीब का मकान बने, कौन सी सिंचाई व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए क्या हो, स्वास्थ्य के लिए क्या हो। जो 28 विषय संविधान ने जनता को दे दिए हैं गांव सभाओं द्वारा, गांव सभाओं में, उसके सारे फैसले जनता को करने हैं। जनता ही सरकार है और सरकार ही जनता है। वहां पे जो माइक्रो लेवल पे यही भाव है और यही क्रिया है। लेकिन थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे चलें विधानसभा में, तो सारे विधानसभा के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, सारे गांव सभा के लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसलिए ये वहां खुद फैसले करेंगे। प्रधान फैसला देने वाला नहीं है। चिड़िया भी बड़े मन से आके सुनती है। आजकल 3-4 दिन बाद मुझे देखती है तो खुश हो जाती है। अभी वो कबूतर तो नहीं आया, लेकिन चिड़िया आ गई। वो ताली बजा रही है कि हाँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कोई पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है कि किसी चिड़िया के पास इतना संसाधन हो जाए कि बाकी चिड़िया को गवर्न कर ले, या उसकी आंखें बंद कर ले, या उसकी आंखों में पट्टी बांध दे। ये मनुष्य ही, उसका जब दिमाग उसका सही दिशा में नहीं चलता तो ऐसे ही विनाशकारी विपरीत बुद्धि की बात होने लगती है। तो वहां सारे गांव सभा के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इसलिए फैसला कर रहे हैं। सारे विधानसभा के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसलिए सारी विधानसभा क्षेत्र को कई टुकड़ों में बांटा गया। वहां यह जनता को मौका दिया गया, या जनता ही शासक है तो उसको अपने विचार वहां तक पहुंचाने के लिए विधानसभा तक एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उसके आसपास जो हो, जिसको संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू ने कहा, अच्छा चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील व्यक्ति जो जनता की बात को सही जनता की आवाज को विधानसभा में पहुंचा सके, उसे जनता खुद चुने। वही चुनाव है, वही वोटिंग है। वोटिंग का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे मत को, हमारे विचार को वहां रखे। क्या वोट देते समय ऐसा सोचते हैं आप? फिर आप पार्टी मत सोचिए। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट पार्टियां नहीं दे रही तो आप अपने अंदर अच्छे प्रत्याशी तैयार करिए, उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए, ताकि जीतने के बाद वह आपकी बात रखे। और उसको प्रत्याशी बनाने में, नॉमिनेशन करने में और प्रचार तो आप ही लोगों करना है। जो भी खर्चा है उसको जनता खुद शेयर करे, तभी वो जीतने के बाद जनता का प्रत्याशी रहेगा, जनता की बात वहां कहेगा, जनता का प्रतिनिधि रहेगा। और अगर वो किसी पूंजीपति या किसी पूंजीपति पार्टियां भी पूंजीपति हैं, पूंजीवादी हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करा करके चुनाव जितवाती हैं, तो जीतने के बाद वह डकैती करती हैं अगले चुनाव की तैयारी करवाने के लिए। सारी पार्टियां डकैत हैं इस देश में। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इनसे उबरिए, या तो ऐसी पार्टियों का निर्माण करिए जो पूंजी से अलग आम जनता के संसाधनों पर चुनाव कैंडिडेट बनाएं, अन्यथा आप निर्दल प्रत्याशी बनाइए, खुद प्रत्याशी बनिए। ये ठान लीजिए कि इस देश में आप पार्टियों को अलग करेंगे, जो पार्टियां
पूंजी के आधार पर लोगों को चुनाव जितवाना चाहती हैं। पूंजी द्वारा लोगों की मानसिकता बदल करके प्रचार द्वारा भड़काऊपन, जिताऊपन, इसके आधार पर यह सब बंद होना चाहिए। आप खुद चुनिए ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात वहां रखे। शपथ पत्र लीजिए कि जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी आए शपथ पत्र ला करके दिखाओ कि जीतने के बाद हमारी बात रखोगे, किसी पार्टी या पार्टी के आका या पार्टी की गुलामी नहीं करोगे या किसी पूंजीपति की गुलामी नहीं करोगे। आज क्या हो रहा है, आपकी बात वहां रखने के लिए तो वो जाते हैं और जीतने के बाद किसी पूंजीपति या पार्टी के डायरेक्शन पे काम करने लगते हैं। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है और पूंजीवाद की स्थापना हो रही है। वह पार्टी के अधिनायकवाद, तानाशाही या पूंजी के गुलाम होकर के वहां काम कर रहे हैं या किसी पूंजीपति के गुलाम होकर के काम कर रहे हैं। तो इसलिए आइडियली जो संविधान की मंशा है और जो आगे होगा 10, 15, 20, 40 साल बाद होगा, आज नहीं तो कल होगा, कि विधानसभा में जो अलग अलग सेगमेंट्स के लोग हैं जो जनता की आवाज वहां पहुंचाने के लिए आए हैं, वो जनता की आवाज वहां पहुंचाएंगे। प्रैक्टिकली चूंकि सारे लोग यूपी में जैसे 22 करोड़ लोग वहां नहीं बैठ सकते या 14 करोड़ वोटर है तो वो एक साथ नहीं बैठ सकते। एक सेकंड बस। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विधानसभा में चूंकि सब लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए उसको कई सेगमेंट्स बांट करके हर सेगमेंट से एक एक प्रतिनिधि आए जो जनता की बात हर मुद्दे पर चाहे बहस होते समय या वोट देते समय रखे। और इसी तरह से सबसे ऊंचे पायदान पर लोकसभा में भी यही बात हो कि चूंकि एक साथ सब नहीं बैठ सकते और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए या धरती के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि धरती के मुद्दों को भी संविधान ने धारा 51A में महत्व दिया है कि हमको केवल अपने देश, अपने क्षेत्र और अपने विकास के साथ साथ धरती के विकास के लिए और धरती के सभी देशों और मनुष्यों के विकास के लिए भी काम करना है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे संविधान में है। तो यह नफीस जी का जो उनके मैसेज से जो बातें उभरी थी वो मैंने उनसे तो कही ही थी। मैंने कहा भावगंगा में भी आपको स्पष्ट कर दें। और इस बीच चूंकि हम लोगों का रेगुलर ये नहीं हो पा रहा था भावगंगा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं हो पाई। उनके जन्मदिन पर 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन था। भारत के इतिहास में एकदम चमकते हुए सितारे जो कुछ थोड़े बहुत हैं, उनमें राणा प्रताप का नाम सबसे आदर के साथ लेना है, लेता रहता हूँ। हर साल 9 मई को उनका प्रोग्राम उन्हीं को समर्पित रहता है, लेकिन इस बार 9 मई का प्रोग्राम हुआ नहीं। और हमें वोट देते समय किसी भी स्तर पे अगर वोट दे रहे हैं तो ये व्यक्तित्व अपने आंख के सामने रखना है। राणा प्रताप, अमर शहीद जितने स्वतंत्रता आंदोलन में हैं, गांधी, सुभाष, आजाद,
सबको आंखों में रख लीजिए, उनके सपनों को आंखों में रख लीजिए, तब वोट दीजिए कि इनमें कौन उनके सपनों को पूरा करेगा। आज हल्दी घाटी से श्यामनारायण पांडे की जो राणा प्रताप पे कविता है, जो बचपन में भी आपने पढ़ी होगी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर, उनका जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में, और वो कविता आपको याद होगी। उसी से कुछ और पद राणा को प्रणाम करता हुआ आपके सामने रख रहा हूं। संदेश यही, उपदेश यही, कहता है अपना देश यही। संदेश यही, उपदेश यही, कहता है अपना देश यही। वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है संदेश यही। कम से कम वोट देते समय अब हल्दी घाटी की लड़ाई नहीं लड़ना है, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह के तरह से प्राणों की आहुति नहीं देनी है, केवल सही वोट देना है। बस इतना करने से सब बदल जाएगा। राणा का आदेश संदेश भी यही है कि जो आपके क्षेत्र की प्रकृति के लिए, आपके क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए कल्याण सोचता हो, जो सच्चा, ईमानदार, संवेदनशील हो सबके लिए, जैसा कि राजेंद्र बाबू और अंबेडकर ने कहा था, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं प्रत्याशी है तो किसी को बनाइए, भले ही आज उसको 10 लोग वोट देंगे, लेकिन धीरे धीरे अब जो गलत लोगों को वोट देने के कारण जो संकट आ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की आंख खुलेगी, आपकी भी खुलेगी और सबकी खुलेगी। पिछले 10, 15, 20 सालों में राजनीति हिंदुस्तान की इतनी गर्त में चली गई है, दुर्दशा हो गई है कि लोग अब अपने को बचाने के लिए, धरती, प्रकृति, देश, समाज को बचाने के लिए लोक नीति की तरफ आएंगे ही। लोक सेवा और लोक कल्याण की भावना की नीति के आधार पर ही वोट देना है। ये विचार परिवर्तन आप में ही नहीं होगा। आपको लगता है जैसे आपके अकेले अंदर हो रहा हो, चारों तरफ होगा। जिस तरह से गुंडई का, बदमाशी का, लूट का, पाखंड का, अत्याचार का, व्यभिचार का डंका बज रहा है, वो जो मैं कहता हूं हैंडपंप से, पहले तो आजादी के जो दीवाने थे वही सत्ता में शीर्ष पर आए, तो इसलिए उन्होंने कल्याण के लिए काम किया। लेकिन 75-80 के दशक के बाद जब हैंडपंप ने नीचे से पानी पकड़ा, तो फिर कैसा पानी आया? एकदम से गंदा, मटमैला, रेतीला, और अभी तक आ रहा है। लेकिन अब साफ पानी के ट्रेसेस भी आने दिखाई देने लगे, और अब धीरे धीरे साफ पानी आएगा। आपकी इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस चीज को, लोकतंत्र को, जनतंत्र को, अपनी शक्ति को समझिए और समझाइए, लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचाइए। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है और फिर रोशनी चारों तरफ हो जाती है, उसी तरह से एक श्रृंखला, एक चेन बनाइए। संदेश यही, उपदेश यही, कहता है अपना देश यही। वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है ये आदेश यही। अब से मुझको भी है ये शपथ, रमणी का वह मधुमास शपथ, रतिकेल शपथ, भुजपाश शपथ, महलों के भोग विलास शपथ, सोने चांदी के पात्र शपथ। ये सब शपथ है कि अब इनमें आसक्त नहीं होना है। हीरा मणियों के हार शपथ, माणिक मोती से कलित ललित, अब से तन के श्रृंगार शपथ। पद पर जग वैभव लौट रहा, वह राजभोग सुख राज शपथ। जगमग जगमग मणिरत्न जटित, अब से मुझको यह ताज शपथ। जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है, कट सकता नख केश नहीं। इतना तपस्या
आशा करते हैं श्याम नारायण जी, जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है, कट सकता नखकेश नहीं, मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता यह आवेश नहीं। यह आवेश जरूरी है। जब लोकतंत्र को आहत करने वाली बातें किसी सभा में या कहीं पर, इवन परिवार में भी मैं सुनता हूं, तो इतना ज्यादा जवाब देते देते उत्तेजित या आवेशित हो जाता हूं कि लोग कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं तो पांडे जी तो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर वह आवेश जरूरी है। वो दिल से अगर बात आ रही तो आवेश आएगा, नहीं तो फिर आप तमाम सारे समझौते करते रहेंगे। मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता आवेश नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं, मैं हूं फकीर अब शाह नहीं, मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। ऐसे लोगों को आप चुनिए, सह सकता जन की आह नहीं। विष जीवन न मैं बोने दूंगा, विष जीवन न मैं बोने दूंगा, चाहे व्यक्ति के, चाहे समाज के, चाहे देश के, चाहे प्रदेश के, चाहे प्रकृति के, चाहे धरती के। विष बीज न मैं बोने दूंगा, अरिको न कभी सोने दूंगा। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो दुश्मन हैं, चाहे समाज के, चाहे प्रकृति के, चाहे धरती के, उनको ऐसे हम लोगों को काम करने के वो सोने ना पाए। अरिको न कभी सोने दूंगा, पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा, पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो राणा प्रताप को प्रणाम करते हुए उनकी ये पंक्तियां, उनके श्याम नारायण पांडे जी की ये पंक्तियां उनके लिए जो हैं वो मैंने आपके सामने रखी। राणा प्रताप पे पिछले उनके वर्षगांठ पर 9 मई को जो मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबा आलेख मैंने पढ़ा था। लेकिन चूंकि धूप अब कभी कभी बीच में तेज जा रही है, और जो मैंने निकाला हुआ है मेल पे वो पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो इसको मैं कल सुनाऊंगा इत्मीनान से। कल थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा 7 बजे के आसपास। तो शेष भाग राणा प्रताप पर उनको हम लोग कल भी याद करेंगे। अब कुछ कविताएं और गजल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो किताब से पढ़नी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 चीजें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा आजकल के परिवेश पर। कर्नाटक चुनाव, 3 चीजें जो आजकल हुई हैं। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रही होंगे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख ही रहे होंगे। मैं किसी भी पार्टी का, मेरी बातों से आपको लगता ही होगा कि जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीतती है, या जाति धर्म या गुंडई या जिताऊपन इस आधार पे कैंडिडेट देती है और इलेक्शन लड़ती है, वह देश के लिए घातक है। आजकल की सभी पार्टियां देश के लिए घातक हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए मैं चुनाव के रिजल्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। हाँ, कुछ जनता में जो परिवर्तन आ रहा है, जनता के दृष्टिकोण में, मैं नेताओं के एंगल से मैं इस पर कुछ नहीं कमेंट करना चाहता हूं, जनता के एंगल से कमेंट करना चाहता हूं कि जनता के एंगल से ये कैसा चुनाव का रिजल्ट रहा। एक तो जनता
ने अपने आसपास के अपने मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जनता केवल अपने मुद्दों के आधार पर ही वोट दे, अपने भले के लिए वोट दे, यही चाहिए। लेकिन जो लोग जीते हैं वो जीतने के बाद फिर जनता की बात वहां रखेंगे या अपनी पार्टी लाइन के इंटरेस्ट को देखने लगेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह भी या सावधानी भी मैं लगा रहा हूं। दूसरी बात, कर्नाटक चुनाव ने यह भी दिखाया कि अति प्रचार से अति वोट मिल जाएगा, यह नहीं है। जिन्होंने बहुत ज्यादा भौकाल बनाया, जिन्होंने बहुत पैसे खर्च किए या जो मीडिया में छाए रहे, उधर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी अच्छी बात है। और तीसरी बात, सोशल मीडिया पर जिन लोगों को अधिकांश भारत के लोग अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, एक नई प्रजाति जो पैदा हुई है, जो ईश्वरीय, दिव्य, अपराजेय जैसी भावना रखे हुए थे, उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। उनकी आंखें जो बंद थी, जिसके वजह से वह अंध थे, अंधभक्त थे, अब उनकी आंखें भी मुलमुलाने लगी हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुपों में अगर 100 लोगों का ग्रुप है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी का, चाहे एक विभाग का, चाहे एक प्रोफेशन का, चाहे एक छोटे क्लास का, या जो अलग अलग समूहों में अगर 100 लोग हैं और 70-80 लोग अंधभक्त हो गए थे, वह अंधभक्तों की संख्या काफी कम होने लगी है। ये 3 परिवर्तन महत्वपूर्ण कर्नाटक चुनाव के बाद हुए हैं। आप भी अनुभव करिएगा या अनुभव कर रहे हो, और इससे अगर आप इतर सोचते हैं, कुछ और महसूस करते हैं, तो वह बताइएगा। आज एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज ब्रदर्स डे है, भाई दिवस। बहुत कम लोगों को पता है कि आज भाई दिवस है। तमाम सारे डेज मनाए जाते हैं, लेकिन आज भाई दिवस है। शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अमेरिका में इसको ब्रदर्स डे के लिए रूप में मनाया भी जाता है, और पूरी दुनिया में भी अलग अलग देश या कुछ लोग अब इसे मनाना शुरू कर रहे हैं, ब्रदर्स डे। जिस वजह से भी, जिसने भी, जिसके कारण ये शुरू हुआ हो, वो भी मैं लिख करके लाया था और इसमें है, लेकिन वो इस चमक की वजह से नहीं। अच्छा, थोड़ा सा है, देखता हूँ, थोड़ा बादल हो गया है, मैं फिर उसको आपके सामने खुल गया है और इतना पढ़ा जा रहा है। ब्रदर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड क्रिएटेड इन 2001। 2001 में ब्रदर्स डे क्रिएट किया गया बाई सी डैनियल रोड्स ऑफ हूवर, अल्बामा, टू सेलिब्रेट द फैमिली, स्पेशली ब्रदर्स। 2001 में सी डैनियल रोड्स ने इसको शुरू किया, लेकिन लोगों को अच्छा लगा। तो चीज अच्छी जब लगती है तो धीरे धीरे करके, मैं तो अकेला ही चला था, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जैसे संविधान की जानकारी के लिए भी मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते गए और कारवां इतना लंबा हो गया और रोज बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर तरफ, हर जगह, हर प्रदेश में, हर देश में संविधान की गूंज होने लगी है। कितनी लोग अब संविधान कथाएं कहने लगे हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही जिस चीज की धरती पर या देश में जरूरत होती है, वह अपने आप, अगर कहीं एक चिंगारी भी फूटी और मौसम आ गया है तो ज्वाला बन जाती है, अगर मौसम नहीं है तो चिंगारी बुझ जाएगी। तो ये संविधान के जैसे मेरी कथाओं का भी, क्योंकि मौसम आ गया था तो ये ज्वाला बन गई है, लेकिन अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
और जब होना शुरू होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, अरे इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट आता है, थ्रेशोल्ड लिमिट के पहले चीजें धीरे धीरे होती हैं, और जब पूरी पक जाती हैं, जैसे हांडी में आप कभी भूजा भूजने वाले को अगर आपने देखा होगा तो उसको हांडी में दाना रख करके और चलाता रहता है। जब थ्रेशोल्ड लिमिट के पहुंचने के आसपास थोड़ा पहले भी कोई ना कोई एक दाना फूट जाता है, लेकिन वह दाना फूटता है तो ये नहीं कि वो अकेला फूट रहा है, बस थोड़ी देर में जब वो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड का आ जाता है तो एक, फिर 2-3 एक साथ, फिर 4-5 एक साथ, फिर जब वो लिमिट क्रॉस करेगी तो बड़बड़ सब फूट जाते हैं। उसी तरह से परिवर्तन होते हैं। लोकतंत्र का सकारात्मक परिवर्तन उसी भड़भूजे की तरह से होने वाला है जल्दी ही, 2, 4, 5, 10 साल, फिर वही साफ पानी आने लगेगा। तो फिर आगे, द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सच ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेनी पीपल्स लाइफ दैट इट हैज इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, पेंटिंग्स, पोएट्री एंड प्लेज। भाई भाई के बीच में जो बॉन्ड है वो उसने कई बाद में पॉपुलर हुआ, और इस पे इतने फिल्में, पेंटिंग्स, ये सब बनती रहती हैं, कहानियां बनती रहती हैं। इवन राम कथा क्या है, भाई भाई का उससे बड़ा कहानी क्या है, ब्रदर्स डे। दरअसल रामनवमी, राम के जितने दिन हैं वो सब ब्रदर्स डे हैं, लेकिन आज 24 मई भी ब्रदर्स डे है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक डायमेंशन और सोचने की जरूरत है। हम जो अपनी मां से पैदा हुए हैं वह तो भाई हैं ही, उनके बीच तो ब्रदर्स डे है ही। लेकिन सही अर्थों में अगर हमें ब्रदर्स डे मनाना है तो इस धरती माँ को नहीं भूलना है। धरती माँ की ही सारी संतानें हैं, जितने पेड़ पौधे, वनस्पतियां, चिड़ियां, जीव जंतु, सारे धरती के जितने निवासी, सब हमारे बंधु हैं, भाई बहन हैं। तो अगर हम सच्चे अर्थों में ब्रदर्स डे मनाना चाहते हैं तो हमको सबको शामिल करना हो, तभी हम सच्चा ब्रदर्स डे मना पाएंगे। कम से कम अपने मन में ध्यान तो करें कि इस धरती पर जितने पेड़ हैं सब हमारे भाई हैं, जितने पशु पक्षी, वनस्पतियां, फूल, पौधे, सब हमारे भाई हैं, जितने मनुष्य हैं सब हमारे भाई हैं, किसी भी देश के हों। तब आप कहेंगे कि जो इस्लाम मानता है वो, अरे ये सारे धर्म झूठे हैं, जो भी मनुष्य को विभाजित करता है, ऐसी कोई आस्था या ऐसी कोई उपासना सब झूठी है, सब धरती के संतान हैं। ये सारे जितने कुछ लोगों द्वारा मनाए गए जो धर्म हैं वह सब झूठे हैं, व्यापार है। जो सबके द्वारा मनाया जा रहा है वही धर्म है। सांस हम ले रहे हैं, धरती के जितने व्यक्ति हैं सब सांस ले रहे हैं तो वायु देवता है। सब लोग पानी पी रहे हैं तो जल देवता है। सब लोग सूरज से ऊर्जा ले रहे हैं तो सूर्य देवता है। सब लोग चंदा की चांदनी में आनंद लेते हैं तो वो चांदनी देवता है। और सब लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं और इस धरती पर ही मरने के बाद जलाए जाएंगे या गाड़े जाएंगे या जो भी किया जाएगा, तो धरती ही माँ है। तो आज कम से कम अगर हम इस ब्रदर्स डे को के बारे में सोचते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं तो धरती माँ के बारे में सोचें और उस रिश्ते का सम्मान करें कि सब हमारे भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसलिए और सनातन मंत्र ये केवल हिंदुस्तान का नहीं, धरती का मंत्र है, सारे जीव जंतु वनस्पतियों का मंत्र है और ये रियल मंत्र है। और जितने ये दिखावे वाले धर्म हैं इनको हटा करके इस वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करिए। हर देश का
ह्यूमैनिटी जहाँ जहाँ से जो जो धाराएं आई हैं, चाहे इस्लाम की शुरुआत में, चाहे हिंदुइज्म की, चाहे क्रिश्चियनिटी की, उसके पहले वो जब पाषाण काल में रहे हैं, शुरुआत तो वहाँ से हुई है। तो हमने प्रकृति की ही पूजा की है, प्रकृति ने ही हमको बचाया है, प्रकृति को के प्रति हम थैंकफुल रहे हैं। तो नेचर, मदर अर्थ, यही हमारे वाकई पूजने के हैं। इसके अलावा हम कोई पूजा करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, मानसिक पॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर्वव्यापी आपकी संवेदना हो, सबके सुख दुख को आप महसूस करते हो, यही धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो वो उसका स्वार्थ, अहंकार या लोभ, इसी के वशीभूत होकर के यह कर रहा है। अदरवाइज सबकी पीड़ा महसूस होनी, ये नहीं किसी एक खास वर्ग की। तो यह एक संदर्भ जरूरी था ब्रदर्स डे के बारे में। और मैंने कहा था कि एक दो बातें कहने के लिए आजकल जो हो रहा है। एक, दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में जो अध्यादेश आया उस पर, और जो हमारी बच्चियां जंतर मंतर पे बैठी हैं उन पे एक दो बातें। उसके बाद आज की भावगंगा को विराम देंगे। लेकिन बहुत सारी और चीजें मैंने सोचा था आज कहने के लिए, फिर अगली भावगंगा में कल या परसों। दिल्ली सरकार और अपने एरिया में ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया कि चूंकि वो चुनी हुई सरकार है, वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, तो जो मुद्दे राज्य को दे दिए गए हैं वो करेगा, और जो केंद्र को है वह केंद्र करेगा। और केंद्र शासित होने के वजह से जो तीन चीजें जिस पे राज्य सरकार नहीं कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और कोई एक चीज और है, तीन चीजों पर केंद्र सरकार ही करेगी। बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब इसमें एकाएक एक अध्यादेश ले आना केंद्र सरकार द्वारा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतना क्लियर जजमेंट, कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं, एक पॉइंट बड़ा क्लियरली, मैंने तो सुना था उस जजमेंट को जब चंद्रचूड़ जी डिलीवर कर रहे थे, एकदम क्लियर। उसमें ऐसा अध्यादेश ले आना, यह लोकतंत्र में किसी भी सरकार द्वारा बहुत ही गलत, बिना सोचा समझा, मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण, असंवेदनशील, अहंकार से भरा हुआ, और इतनी जल्दीबाजी में अध्यादेश की क्या जरूरत थी? ले आते पार्लियामेंट में बिल। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कहा भी है कि अगर पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा, तो उसके अनुसार चलेगा। आखिर दिल्ली को राज्य, वहां एक सरकार गठित करना, एक विधानसभा बनाना, यह भी तो पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करके आया था। कर डालें संविधान संशोधन के, अभी राज्य नहीं रहेगा, है तक। लेकिन यह आत्मघाती कदम है। इतना अविवेकपूर्ण हमारी अगर व्यवस्था काम कर रही है तो शर्म आती है कि क्या हमारे लोगों ने ऐसी अविवेकी व्यवस्था चुन लिया है। ऐसे अविवेकी लोगों को, ऐसी क्या हड़बड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलना चाहते हैं तो ले आए संविधान संशोधन बिल, दिल्ली का राज्य सरकार वाला वो खत्म ही कर दें। लेकिन इस तरह से जो ये मूर्खतापूर्ण आत्महंता हो गई है ये गवर्नमेंट,
और हर कदम ऐसा कर रही है कि जो इसी के ऊपर भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी ये विभत्स स्वरूप आएगा इसमें जब ये चर्चा होगी कि ये सरकार को मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। मैं फिर कहता हूं कि मुझे किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से न कोई मोह है न नफरत है, लेकिन उसके कार्यों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि ये गलत है, ये सही। तो यह इसका कार्य बहुत ही जघन्य रूप से गलत है और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और जनता के बीच में। और दूसरा बड़ा मुद्दा आजकल ये बच्चियों का है। इतने दिनों से वो गुहार लगा रही हैं, जनवरी से, अब पिछले 30 दिनों से 31 दिनों से और ज़्यादा हो गया है। वो बेचारी वहाँ पड़ी हुई हैं, जंतर मंतर भी जा रही हैं और पूरे देश में एक लहर सी तैयार हो रही है उनके सपोर्ट में। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे FIR हुआ, आप सब जानते हैं। नार्को टेस्ट की बात भी हो रही है। ये सब जो खबरें आपको आ रही हैं आप जान ही रहे हैं और उसी आधार पर आपकी संवेदना, आपका विचार बन ही रहा होगा। उस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे केवल 2 बातों पर, सरकार चुप है, उसकी चुप्पी के कारण भी आप समझ सकते हैं। और जब किसी एक धर्म की सरकार हो जाती है या एक धर्म के आधार पर चुनी जाती है तो उस धर्म के सारे लोग कितने भी गुनाह करें फिर दिखता नहीं है और फिर आपका जजमेंट भी उसी आधार पर हो जाता है। यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वो संविधान के अनुसार फैसले देता है, वो धर्म के आधार पर सही गलत नहीं तय करता है। लेकिन बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब आपके धर्म का रेपिस्ट है तो आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे। आप जिनके भक्त हैं, आशाराम बापू के सारे लोग साष्टांग पड़े हुए दिखते हैं। भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हों, अमित शाह जी रहे हों, सब नतमस्तक और अधिकांश तो साष्टांग। और वो तो खैर इतने ज़्यादा गुनाह थे कि वो तो जेल में हैं, उनके बाहर पैरोल पे या इसमें उसमें निकलने की आशंका भी नहीं रहती, या इतने ज़्यादा कुकर्म उनके चारों तरफ फैल गए हैं कि उनके द्वारा प्रचार कराने से अब शायद वोट भी न मिले। लेकिन और जो एक आध और बाबा हैं तमाम सारे, जिनको जेल में हैं लेकिन चुनाव पे प्रचार करने के लिए पैरोल पे छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अगर भक्त उनके हैं तो वो नहीं देखेंगे कि वो क्या कुकर्म कर रहे हैं। उनका रेप या व्यभिचार या यौन शोषण भी उनके गुण में आएगा, अवगुण में नहीं आएगा। जब ऐसा अंधा धर्म हो जाता है तो वही होता है जो हमारे देवताओं के राजा के साथ हुआ। इंद्र व्यभिचार करता है गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, और जब गौतम ऋषि को पता चलता है, इंद्र को सजा नहीं देता है, चुप रह जाता है, जैसे आज सरकार चुप है। सजा मिलती है अहिल्या को, गौतम ऋषि की पत्नी होगी, जा तू पत्थर की हो जा। आज भी वही परंपरा चल रही है। ये बेचारी लड़कियां अहिल्या बनी हुई हैं और इंद्र जो देवताओं का राजा है
वह अपने कुकर्म करता जा रहा है। और गौतम ऋषि, जिनकी जिम्मेदारी थी, पति थे, वो चुप हैं। हमारी सरकार की चुप्पी उसी गौतम ऋषि की तरह चुप्पी की तरह है। लेकिन इन अहिल्याओं का जो पाषाणवत बना दिया गया है, और यही नहीं, जितनी रेप विक्टिम्स हुई हैं हिंदुस्तान में, और सबके परिवार वालों के ऊपर एफआईआर कर करके उनको किया गया है, ये सारी अहिल्याएं जो पाषाण बन गई थीं, उन्हें राम की तलाश है कि राम आए और सब में जीवंतता आए। और ये सारे जो हमारे देवताओं के राजा बने हुए हैं, हमें इन राजाओं को तो उतारना ही है। हम जो गलत देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवताओं को भी अब उतारना है। इंद्र जैसे देवता की पूजा की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने तो खुद बंद कर दिया था इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करना कराना। गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उसके लिए। वो एक अलग माइथोलॉजी में कहानी है, कितना सच कितना गलत। लेकिन ये माइथोलॉजी कहानियां भी कभी कभी हमें आंख खोलने की प्रेरणा देती हैं कि अपनी खुली आंखों से देखो। इन बच्चियों के इस आह पर अभी ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले नहीं जाएंगे, अभी बहुत कुछ जाएगा। बहुत कुछ सड़ा हुआ हिस्सा जो हमारे समाज का है वो जाएगा, दिख रहा है। 5-10 साल में फिर हैंडपंप से साफ पानी आने के लिए इस गंदगी को भी साफ होना जरूरी है। और अंत में चलते चलते एक बहुत मजेदार बात, हमें तो हंसी आई कि आदमी खुद अपनी औकात, अपने सोच की औकात, अपने क्षमता की औकात, अपने सपनों के औकात बताता है। और मैंने जैसा वो कहा था कि जब हम कुकर्म करते हैं तो आसमान में थूकने की तरह होता है, हमारे ऊपर ही आके गिरता है। तो इधर 2 स्टेटमेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के, उनके सोच, समर्पण और पर्यावरण, उनके आसपास जो है मनुष्यों का पर्यावरण ना कहिए, मतलब उनकी संगत या उनके प्रभाव क्षेत्र, जो भी कह लीजिए, केवल 2 चीजें सब बड़ा स्पष्ट करती है। जो मेडल हिंदुस्तान की साख बढ़ाता है, जिस मेडल की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी इन बच्चों को अपने साथ बुलाकर चाय पिलाकर खुद आनंदित होते हैं और गौरवान्वित होते हैं, उस मेडल की कीमत कैजुअली ये कह देना कि ये तो 15 रुपए का है, यह ब्रजभूषण शरण सिंह की सोच को दिखाता है कि उनकी सोच तो 15 रुपए से भी गई गुजरी है। दूसरा, अगर आप वर्ल्ड कप के मेडल्स को, जिसके लिए बच्चियां तैयार हो रही हैं इस आपके फेडरेशन के द्वारा, वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड के WQIA जिसके अध्यक्ष हैं पहलवान संघ के, अगर इनकी नजर में वह वर्ल्ड कप का मेडल 15 रुपए के बराबर है, तो ये उसको पाने के लिए कितना जी जान से समर्पित होंगे या कितनी अच्छी व्यवस्था करेंगे। इनके लिए जो चीज 15 रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं नहीं जानता कि यौन शोषण कितना और कहां तक क्या किया है, लेकिन फिर मेडल से ज्यादा यौन शोषण इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मेडल 15 रुपए का है और ये यौन शोषण और इससे बचने बचाने का खेल में ज्यादा खर्चा हो रहा है इनका। तो यह इनकी मानसिक लकवापन की निशानी खुद ही इन्होंने रिवील कर दी जब इन्होंने कहा कि मेडल तो 15 रुपए कीमत है उसकी। और दूसरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी मई के एंड में या जून में एक विशाल रैली
इनके पक्ष में अयोध्या में निकलेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह के, जिसमें इस देश के सारे साधु समाज रहेंगे। बहुत अच्छा। हंसी आई, बहुत जोर से अकेले में हंसी आई। जैसे अकेले में रोना आता है, वैसे अकेले में ठट्ठा के हंसी आई। वाह वाह वाह। हम भी देखना चाहेंगे वो साधु समाज की रैली, और हम जितने साधु समाज हमारे उस रैली में आएंगे, सब के सब थूकने के काबिल होंगे कि इन पे थूका जा सकता है। बलात्कारी सेना आएगी इनके साथ, और इसीलिए हमारे जो कॉल बड़े बड़े धार्मिक नेता रहे हैं, कुछ को छोड़ करके अधिकांश यौन शोषण और बलात्कार के दोषी रहे हैं। ऐसी एकाएक चिन्हित हो जाएंगे, अच्छा ये भी बड़ी अच्छी है, पब्लिक देख लेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले नहीं है, उनकी एक लंबी कतार है। और फिर आगे कभी जब जनता की आंखें खुलेंगी, धीरे धीरे खुलने तो लगी हैं, एक ऐसा समय आएगा कि जितने लोग ये एक साथ इकट्ठे होंगे, कौरवों की सेना या रावणों की सेना, पहचानने में बड़ी आसानी होगी और पब्लिक उनसे किनारा कर लेगी। वो किसी लायक नहीं रहेंगे, बस वह आपस में या तो उनकी वही एक समूह बन जाएगा, पब्लिक उनका दाना पानी बंद कर देगी। तो ये तो बहुत अच्छा होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। चलते चलते बस एक बात और कहनी है कि जो संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करने के लिए तैयार हैं, वह भी वो एक ऐसा पत्थर उछाल रहे हैं जो उन्हीं के सर पर गिरेगा। उसमें उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का भी हॉल है, उपराष्ट्रपति भी बैठेंगे। तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर दोनों ही उस बिल्डिंग में हैं, तो उपराष्ट्रपति उनसे सीनियरिटी में बेटर हैं, या तो वो करते, और सबसे अच्छा है कि राष्ट्रपति करती, या फिर किसी छोटे बच्चे से करा देते। लेकिन प्रधानमंत्री का यह लोभ, यह अहंकार, या इंदिरा गांधी ने भी ऐसी बेवकूफियां की थी कि एक स्वर्ण पात्र बनाया था, जिसको जमीन में गाड़ दिया था कि इतिहास में उनको सर्वश्रेष्ठ क्या क्या नहीं, पूरा इतिहास बदल दिया था। उन्होंने तो जमीन में गाड़ा था कि मेरे मरने के बाद निकले और उससे लोग इतिहास पढ़े। लेकिन यहाँ पर तो लोग खुद ही ऐसा इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वहां तो इंदिरा गांधी द्वारा गाड़े गए, उसको फिर निकाला जब उनकी सत्ता गई, और वो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ तो बहुत आसान है वहां पर नाम मिटाना या जो भी है, एक सही तरीके से फिर बाद में उसका उद्घाटन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इतिहास बदलने की कोशिशें हो रही हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में डार्विन को निकाला जा रहा है, कल को फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स निकाल दिया जाएगा। तो जब हम सत्ता के बीच किसी एक वजह से अंधे, जैसे अंधापन भी कई वजहों से होता है, तो धर्म सबसे बड़ा, ये नकली धर्म जो हैं, जो लुटाई वाले धर्म हैं, धर्म तो है जो सार्वभौमिक हो, जो सब के लिए मानता हो, जैसे मैंने अभी बताया, हवा पानी ये। बाकी ये नकली धर्म मानने वाले जब उस नकली धर्म से अंधे होते हैं, तो वही होता है जो आज हो रहा है। आंखें खुलेंगी, लेकिन धीरे धीरे, और जब खुलेंगी काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका होगा। फिर भी अगर आंखें सबकी खुल गई, तो फिर अपने हैंडपंप से साफ पानी आने लगेगा, और देखिए वो 5 साल 10 साल 15 साल जितना लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो, और
कि आपको अंक कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, चाहे मैसेज में या फ़ोन करके, जैसे भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर्स डे की एक बार फिर शुभकामनाएं और आज का दिन आपका शुभ हो।